हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं दिगंत भाग 2 पाठ 13 गांव का घर कविता के बारे में अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमें आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखित कविता, यह कविता जो गांव का घर है, यह कविता उनके काव्य संग्रह संशयात्मा से ली गई है। प्रत्येक पाठों में कुछ न कुछ हमारे बच्चों को टच करना होगा। बार बार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं बार बार बच्चों को आवृत्ति दोहराने के लिए बार बार कहना पड़ता है कि हमारे बच्चे जरूर पढ़ें लगन परिश्रम के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चे, तो आइए पहले हम चलते हैं गांव का घर। गांव का घर शीर्षक कविता अपने आप में भरपूर है। बच्चे, हम लोग जानते हैं कि आज भी गांव जो है, हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत गांव का देश है। हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत भी कहे हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सायांचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। गांव हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी ही गौरवमयी संस्कृति रही है मेरे प्यारे बच्चों, और आज भी हमारी संस्कृति को भारत ही नहीं, विश्व के लोग भी हमारी संस्कृति को अपनाने लगे हैं। यहाँ तक कि मैक्स मुलर भी हमारे जब आए थे, बड़े रिस्पेक्टेड हमारे विद्वान हैं, तो भारत गांव का देश है, सच्ची आत्मा गांव में ही निहित है, उन्होंने अपनी पंक्ति के माध्यम से संजोया है। तो हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी गौरवमयी संस्कृति रही है, जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून, प्रथा, नियम, शिष्टाचार, व्यवहार, क्या बताया जाए। हमारी संस्कृति जहाँ गांव में मिलती है, उतना हमारे शहरों में देखने को नहीं मिलती। हमारे कवि बताया गया है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अभी हमारे बच्चे मैट्रिक में भी पढ़ चुके हो कि हमारे जीवनानंद दास द्वारा जो है कवि भी कह रहा है कि मैं कहीं भी रहूंगा तो लौट कर आऊंगा अपने बंगाल की धरती पर। कितना स्नेह, कितना प्रेम, कितना सौहार्द हमारे गांव के प्रति रहा है। तो कवि गांव के प्रति जो देख रहा है, कवि कह रहा है कि अब वो चीज नहीं देखने को मिल रहा जो हमारे गांव में संस्कृतियां कायम थी, शिष्टाचार थे, संयुक्त परिवार चलता था। माताओं बहनों को आने से पहले चौखट पर जो है हम खखार कर बूढ़े लोग आते थे, माताएं बहनें घर में बिल्कुल सुसज्जित व्यवस्था से हो जाती थी। लोकगीत से लेकर, चैता से लेकर, जो है आल्हा से लेकर के हमारी संस्कृति पर कायम करते हुए हमारे कवि ने जो है इस कविता पर अपना बौछार किए हैं ज्ञानेंद्र पति। तो आइए बच्चे, हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति को बरकरार रखते हुए गांव के प्रति जो यहाँ पर कवि ने दर्शाया है कि पहले कह रहा है कवि कि गांव के घर के अंतःपुर के चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह, वह सीमा जिसके भीतर आने से पहले खांसकर आना पड़ता था बुजुर्गों को।
बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्ति के माध्यम से गांव की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति हमारे कवि बता रहा है कि जो गांव का घर होता था अंतःपुर, जहां चौखट से हम ज्यों ही पैर को रखते हैं भीतरी, उसी को अंतःपुर कवि ने कहा है। मेरे प्यारे बच्चों जरूर समझे। और अंतःपुर चौखट पर आना पड़ता था और माताएं बहनें भीतर घरों में जो चौखट होता था उस पर टिकुली सारती थी। सहजन के पेड़ में जो गूंद जैसा निकलता था, लाशा जैसा, तो टिकुली सारने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई हुई गूंद कि वह सीमा, माने जो व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग लोग व्यक्ति आते थे तो जिसके भीतर आने से पहले खास करके वो बुजुर्ग व्यक्ति, जो बुढ़े या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति होता था तो खास कर आता था बुजुर्गों को, और खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी। और खड़ाऊ पहले की चप्पल जूती जैसा खड़ाऊ काठ का होता था, उसके आते ही माताएं बहनें घर में सिमट जाती थी, जानती थी कि हमारे बड़े बुजुर्ग ससुर भसुर या बुजुर्ग लोग, बुढ़े लोग आते हैं, तो अपने सुव्यवस्थित ढंग से माताएं बहनें सज जाती थी। तो उस समय जो है खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी कि खबरदार कि, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। बता रहा है कवि कि कोई भी बुजुर्ग जाता था तो चौखट पर ही रुक करके इशारे से खड़ाऊ खटका देता था ताकि हमारे घर के, तो उधर चौखट पर रुक करके तब धीरे से हमारे बुजुर्ग लोग प्रवेश करते थे। एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। बच्चे समझना होगा, एक छंद मुक्त कविता है, न कोई तुक न यति न कोई विराम, लेकिन फिर भी ठीक है। हमारे कवियों ने आधुनिक काल की प्रवृत्तियों में जो कविताओं की रचना की है वो छंद मुक्त कविता है, गद्य शैली में कविता है। तो चलिए प्रयोगवाद बहुत सी कविताएं हमारी लिखी गई हैं, तो आइए बच्चे यहाँ पर छंद मुक्त कविता के माध्यम से। तो कवि बता रहा है कि रुकना पड़ता, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था, कहना पड़ता था उस पर्दे, अदृश्य माने जो दिखाई न दे, और किसी को बगैर नाम लिए जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम। जो माताएं बहनें जो घर में होती थी वो अपने काम से बड़े ही सजग हो जाती थी और बहुत ही अपने कार्य को समझ करके काम करती थी। ध्यान देना है, सहज शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि, भीत पर दूध डूबे, अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाले दादा के हमारे बचपन के भाल पर जो है दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक बार। चलिए यहाँ पर भी हमारे कवि कुछ भाव मुक्त शब्दों को संजोया है। कवि बता रहा है कि जो माताएं बहनी थी घर के अंदर बहने तो तर्जनी की नोक धारण की रहती थी सारे काम में, और सहज, बिल्कुल सहज स्वभाव में, जैसे शंख के चिन्ह, शंख जो होता है अपने जहाँ भी चलता है जिस रास्ते से, जिस दरियाओं में या जो कीचड़ होता है तो अपने चिन्ह को अंकित करते जाता है, उस तरह से सहज शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की हमारे माताएं बहनें काम किया करती थी। और उस चौखट के बगल में गेरू लाल रंग का जो है बगल में लिखा होता है, गेरू लिपि भीत पर माने दीवार पर लिपे हुए होते थे। गेरू एक रंग होता है, और डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक कर। चलिए बच्चे, जैसे कि हमारे देहात में लोग कहते हैं उठौना दूध लाना, तो कवि भी बता रहा है कि बूढ़े दादा ग्वाल के यहाँ से जो दूध आता था तो महीने के अंत में, जो कि बारी कहा जाता है, उठौना दूध के जो है महीने के अंत में हिसाब करके दिया जाता है। तो कवि बता रहा है कि वैसे हमारे समाजों में ये देखने को मिलता था कि वहाँ पर भीतर
भीत पर, दीवालों पर दूध डूबे हुए अंगूठे के छापे लगाए जाते थे और उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के हमारे बचपन में भाल पर, भाल माने मस्तक पर हल्का सा तिलक जैसा दिया जाता था, कवि को याद है। और दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके। ये उठौना जैसे दूध लाते थे तो अपना कहीं हिसाब किताब करने का मतलब नहीं, तो तिलक की भांति जैसे माथे पर दिया जाता था तो प्रत्येक दिन का उठौने की भांति उसको आंका जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, गांव की संस्कृति के वर्णन करते हुए हमारे कवि दर्शा रहा है कि वो चीज़ क्या है। वो चीज़ अब धीरे धीरे नई चीज़, नई संस्कृतियाँ आने के चलते सब वो धीरे धीरे खत्म हो गया। जो चीज़ हमारी संस्कृति देखने को मिलती थी, अब सिस्टम, व्यवस्था, हर चीज़ बदल गया। जैसे एक जगह हमारे प्रेम घन जी ने लिखा है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा। तो वैसी चीज़ देखने को मिल रहा है। हमारी संस्कृति जो है बिल्कुल नष्ट हो गई। कवि को भी क्षोभ है, हमारे गांव का घर जो चीज़ देखने को मिलता था। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे कवि कह रहा है कि गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। चलिए, कवि को याद है स्मृति पहले की क्या खो चुका है। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। अब उसके बारे में कवि को याद नहीं है। कवि अब स्मृति बदल गई और पंचायती राज में खो गए पंच परमेश्वर। चलिए हमारे बच्चे, बेटा मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी हमारे बच्चे पढ़े होंगे कहीं कहीं। अब पुराने हम लोग 10-15 साल पहले पढ़े थे। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर गांव में जैसे मुखिया, सरपंच, वार्ड अब तो नए नए आ गए हैं, लेकिन पहले ज़माने में बड़े मान सम्मान के साथ मुखिया होते थे। पंच परमेश्वर, तो कोई भी गांव में विवाद होता था, झगड़ा झंझट होता था तो लोग उसका मान सम्मान कर देते थे मुखिया सरपंच के माध्यम से। तो अब वो चीज़ देखने को नहीं रहा। कभी भी कह रहा है पंच परमेश्वर में इतना सुंदर हमारे मुंशी प्रेमचंद जी ने कलम की बौछार की है कि पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन, उनके जुआ में अल्लाह का वास होता है। तो कभी भी कह रहा है कि गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, अब वो संस्कृति नहीं रही। पंचायती राज में खो गए हैं पंच परमेश्वर। ये पंचायती राज में अब वो पंच परमेश्वर नहीं रह गए, जो परम जोड़ ईश्वर पंच परमेश्वर, जो ईश्वर के समान फैसला देते थे। और बिजली बत्ती आ गई कब की बनी रहने से। अब बिजली बत्ती आ गई। पहले के लोगों का बड़ा गर्व था, अब बिजली बत्ती के बल पर हम लोग टिके हैं। कभी लाइन भी कट जाती है तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन पहले के लोगों को पूर्ण विश्वास था। ढिबरी होती थी, लालटेन होता था, चिराग के रूप में आदमी रात को भी बारे रहता था, क्योंकि लाइन के भरोसे उतना नहीं होते थे। जितना ही सुविधा चीज़ आ गई उतना ही उसमें हमारे समाज में बहुत ही कष्टप्रद हो गई। कभी भी कह रहा है कि वो चीज़ हम लोगों को जो देखने को मिलता था कि पंचायती राज में खो गए जैसे पंच परमेश्वर, और बिजली बत्ती आ गई कब की, आ जाने से, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब बिटौए के दहेज में टीवी भी, लालटेने भी जो है अब भी दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। चलिए यहाँ पर कवि कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि न जाने सभी लोग लाइन बिजली के भरोसे सब हैं, लेकिन कब बिजली जो है धोखा दे देगी। अब वो जो है लालटेने भी अब नहीं रहे, जो कि लालटेन हो क्या टीवी जो लगाते थे दहेज में, बच्चे के लोग बड़े शौक से लिया करते थे टीवी चलाने के लिए, लेकिन वो भी चली गई। लालटेने भी अब भी दिन भर आलों के कैलेंडर में ढकी रात। अब क्या है, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। अब रात जो है अब प्रकाश नहीं, कब लाइन कट जाए, कब बत्ती कट जाए, उससे भी बड़ा भयंकर अंधेरी रात। अब उजाला प्रकाश देखने को नहीं मिलता।
चलिए बच्चे, तो अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती जबकि चकाचौंध की रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। बच्चे, यहाँ पर बहुत सुंदर मार्मिक पंक्तियों के माध्यम से हमारे कवि ने बताया है कि अब जो है यहाँ पर बत्ती जलती थी, ऑर्केस्ट्रा जो ऑर्केस्ट्रा स्थान ले लिया, जहाँ पर लोकगीत आल्हा बड़ी से बड़ी सुंदर चीज गाए जाते थे, अब वो देखने को नहीं मिला है। ठीक हमारे बच्चों ने पढ़ा होगा ग्राम गीत का मर्म, कि बता रहा है एक लेखक हमारे लक्ष्मी नारायण सुधांशु कि जीवन की शुद्धता एवं भावों की सरलता जितना हमारे ग्राम गीतों में मिलता है उतना आज की परिवर्तित कला गीतों में नहीं मिलता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि बता रहा है बाहु दूर पट भिड़काए की आवाज अब भी नहीं आती, यहाँ तक की आवाज नहीं, रोशनी न रोशनी की आवाज अब नहीं देखने को मिलती। अब केवल कवि बता रहा है कि होरी, चैती, बिरहा, आल्हा, लोकगीत की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत। बिहार का लोक गायन भी हमारे बच्चे पढ़ चुके होंगे कि जो हमारी संस्कृति में जो भाई भाईचारे का प्रतीक होता था, लोग एक जगह बैठकर लोकगीत गाते थे, फाग गाते थे, होरी गाते थे, चैता गाते थे। अब वो लोकगीत में आनंद कहाँ, वो उसके जगह पर अब ये शोक गीत कुछ भी दिखाई, सभी लोग मरे हुए हैं। यहाँ पर शोक गीत दिखाई दे रहा है, अब न वो हमारे मिल रहा है, न होरी न चैता। चलिए भाई, होली खेलें रघुवीरा अवध में, बहुत सुंदर होती थी, बहुत सुंदर चैती गाया जाता था, बिरहा लोकगीत गाए जाते थे। अब बिरहा भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो शोक गीत मालूम होता है कि उस जगह मातम छाया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, गांव का घर, जो संस्कृति निर्मूल हो गई बिना मूल का। कवि को बड़ा क्षोभ है, कवि कह रहा है कि हाँ, अनगाया अनसुना आकाश और अंधेरे को काटते, देश कोस 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कम का मर चुका है। पहले सर्कस आते थे, सर्कस की शाम के वक्त रोशनी जब पूरा घुमाता था तो पूरे एरिए जवार में उसकी रोशनी होती थी मदा मस्त। अब वो चीज भी देखने को नहीं मिल रहा है। कवि बता रहा है कैसे जो लोग उसको देखने के लिए जाते थे वो कभी का मर चुका है। अब वो सर्कस अब चला गया कई कोसों दूर। लोग कहते हैं नटराज, न्यू ग्रैंड सर्कस, एक एक से बढ़िया सर्कस जो है अब वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है। बता रहा है कवि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवा कर गोई हाथी रेते गए उन दांतों की जरा उस सी धौला धूल पर छीज रहे जंगल में। चलिए बच्चे, यहाँ पर कवि जैसे हाथी का दांत केवल दिखाने वाला दांत है, बता रहा है कवि कि मालूम होता है कि कोई गजदंत, कोई हाथी का हाथ केवल दिखावा के लिए है, भीतरी दांत गल गया हो। वैसे गांव की संस्कृति सब निर्मूल हो गई, सब नष्ट हो गई। कवि बता रहा है जैसे हाथी का दांत बड़ा सौंदर्य के लिए देखने को होता है, लेकिन केवल देखने से नहीं, कुछ भी यदि केवल ऊपरी दिखावट है, भीतरी सो केवल बर्बाद है सब गांव की संस्कृति में। कवि बता रहा है कि हाथी के रेते गए दांतों की जरा धवल मारे सुंदर अच्छा उजाला धूल पर छिज रहे जंगल में अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब वो जंगल में केवल छिज रहे हैं। हाँ, लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं। बस अब क्या है, थोड़ा भी झगड़ा आपस में जो भाईचारे में अब वो पंच परमेश्वर रह गए, सभी लोग कहाँ भाग रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं केस मुकदमा को भी लेकर के। पहले की संस्कृति में लोग आपस में मिलकर उस झगड़े को, फसाद को आपस में सुलझा लेते थे। मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रकार की शहर में बुलाते हैं बस अदालतों और अस्पतालों में फैले फैले भी रूंते गांते।
अमित्र परिसर को जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, गांव की रीढ़ की हड्डी। जैसे रीढ़ की हड्डी पर जो पूरा शरीर का ताज टिका हुआ है, तो उसी तरह गांव का घर था जो रीढ़ की हड्डी की तरह झुका हुआ जो है, ये मजबूत था। लेकिन अब वो उसमें मजबूती नहीं रही, अब वो झुक गए, हमारी संस्कृति चौपट हो गई। तो कवि बता रहा है कि यही कि अब रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल झुरझुराती है। अब गांव का घर वो घर नहीं रह गया जो कि मान सम्मान, माताएं बहनें जो संयुक्त परिवार में आदर मिलता था, हमारे माताओं बहनों की आदर मिलती थी। जो शहरी नगरीकरण आ जाने से सब यहाँ की व्यवस्था नष्ट हो गई। कवि को गांव के घर पर बड़ा गर्व है। यहाँ पर कवि इसका वर्णन करते हुए हमारे ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखित कविता। तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।